एक छोटे से गांव से शुरू हुई जर्नी और आज गुड़गांव के बहुत बड़े रियल स्टेट आप डीलर बन चुके हो। रियल स्टेट से अच्छा इस दुनिया में कोई भी काम नहीं। जो हमने 1,49,000 रुपये इन्वेस्ट किए और वो 11 लाख रुपए प्रॉपर्टी में इतना फायदा है। क्या आज के डेट में गुड़गांव में इतने कम में प्रॉपर्टी मिलेगी? सेक्टर 39 में, सेक्टर 40 में, और वो फ्लैट आपको जितने भी अनऑथराइज एरिया आते हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनी है, वो सब नेगेटिव एरिया में आती हैं, भले ही आपका घर 500 गज का ही क्यों ना हो। देखो, प्रॉपर्टी में जो सबसे मेन चीज़ है वो, मान लो आपकी जॉब नोएडा है और आप फ्लैट यहाँ ले रहे हैं, सुबह का 1.5 घंटा और शाम का 1.5 घंटा, कई दफ़ा 1.5 घंटा बदल के 2.5 घंटे में भी हो जाता है। तो आपने अपनी ज़िंदगी के 5 घंटे रोज के, यानी कि 150 घंटे महीने के, तो आपने ट्रैफिक में निकाल दिए। जो आदमी खाली प्रॉपर्टी सस्ते के हिसाब से ले लेता है, अगर वो सस्ती ही होती तो डीलर खुद ले लेता ना, आपको क्यों देता? तो जिसके ब्रोकर में दम होता है ना, यूं ही थोड़ी लोग जेठ मिलानी के पीछे घूमते हैं। जब आप घर खरीदते हो ना तो उसमें सिर्फ आपका पैसा नहीं जाता है, उसमें जाता है आपका इमोशन। और अगर जिस इमोशन के साथ आप उस घर को खरीदते हो और बीच में जो आपको घर खरीदने में हेल्प कर रहा है वही सही नहीं निकले तो आपका पूरा पैसा भी डूबता है और आपका इमोशन भी खत्म हो जाता है। आपको लगता है कि हमारे लिए रेंट ही अच्छा है। इन सारी चीज़ों से ऊपर कैसे उठे? दिल्ली एनसीआर जैसे मेट्रो सिटीज़ में हम किस तरीके की प्रॉपर्टी को ले सकते हैं, किस तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्या हमें कोई सही डीलर मिलता है यहाँ या नहीं, इस बारे में आज के पॉडकास्ट में हम बात करेंगे उनसे जिनका पिछले 28 सालों का एक्सपीरियंस है। ए हिमांशी प्रॉपर्टीज़ इनकी कंपनी है। 28 सालों से लोगों को ये अपनी सेवा दे रहे हैं और लीगल रूप से सही प्रॉपर्टी लोगों को डिलीवर कर रहे हैं, चाहे छोटे से छोटे लोग हो, चाहे बड़े से बड़े लोग हो। जिन्होंने बहुत बड़ा बिजनेस भी किया है उनको भी उन्होंने बहुत बड़े बड़े अच्छे लीगल वे में सही प्रॉपर्टीज़ को डिलीवर किया है। तो मुझे नहीं लगता है कि इनसे बेटर ऑप्शन आज के इस पॉडकास्ट में आपको कोई मिलेगा, जिनसे आप ये जानेंगे कि कैसी प्रॉपर्टी सही है, कैसा इन्वेस्टमेंट सही है, किस तरीके की आपकी नीड होनी चाहिए, कैसे आपको अपने नीड को एनालिसिस करना है और कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। तो चलिए पॉडकास्ट की शुरुआत करते हैं राकेश चुग जी के साथ। सर, स्वागत है आपका हमारे इस पॉडकास्ट में। और काफ़ी कुछ सुना मैंने आपके बारे में ऑफलाइन, क्योंकि आप ऑफलाइन ज़्यादा मिलते हैं, ऑनलाइन आप बहुत कम मिलते हैं। आजकल आप शुरू कर चुके हैं अपने आप को बताना। लेकिन मुझे ये बताइए कि अ, एक छोटे से गांव से शुरू हुई जर्नी जो हरियाणा कैथल से शुरू हुई और आज गुड़गांव के बहुत बड़े रियल स्टेट आप डीलर बन चुके हो, लोगों को अच्छी और क्वालिटी वाली प्रॉपर्टी दिलवा रहे हो, ये पूरी जर्नी कैसी रही और कैसे शुरुआत हुई? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगा एकता जी, आपने अपने पॉडकास्ट में मेरे को अपना इतना कीमती समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। फिर आपने शुरुआत ही इतनी अच्छी करी, जिसको क्या सल्यूट है। जी। इतनी अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छे तरीके से आपने समझाया। जो मैं समझाना चाहता हूँ वो सब कुछ ऑलरेडी आपने कवर ही कर दिया। मेरे लायक तो कुछ छोड़ा ही नहीं। नहीं नहीं, आपको सब कुछ बताना होगा, बताएं। अगर हम जर्नी की बात करते हैं तो मैं हरियाणा में, एक कैथल डिस्ट्रिक्ट है हमारा, वहाँ सीवन विलेज से आता हूँ मैं। और मैं इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर था बेसिकली। तो इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर में गुड़गांव में बेवर्ली पार्क 1, बेवर्ली पार्क 2, ग्रीनवुड सिटी, हेरिटेज सिटी, इनके इलेक्ट्रिकल के कॉन्ट्रैक्ट, सब कॉन्ट्रैक्टर जो है हमारे पास थे। तो जब मैं आया तो हमारे को बहुत शौक़ था कि कोई भी काम, जो भी हम काम करें, अच्छे लेवल का काम करेंगे। तो इलेक्ट्रिकल हमने, कैथल भी एक बहुत बड़ी हमारी साइट थी, सनशाइन स्कूल, जो कैथल की सबसे बड़ी साइट थी। तो वो साइट हमने कंप्लीट करी। तो उसके बाद हमें उससे बड़े काम की तलाश थी कि हम जो भी करेंगे तो उस कुछ ऊपर का करेंगे। तो हमारे वहाँ आसपास 100-200 किलोमीटर तक कोई ऐसा काम नहीं था। तो हमारा दिल्ली आना हुआ। दिल्ली से हमारा गुड़गांव की जर्नी, सरदार सरवन सिंह थे एक प्रिसीजन इंजीनियर में, उन्होंने हमारा इंटरव्यू लिया और इंटरव्यू में उसने हमारे को फेल कर दिया कि आप हमारे यहाँ कैपेबल नहीं हो। हमने फिर से रिक्वेस्ट करी उनको एक बारी कि कोई बात नहीं, अभी तो आपने हमारा बातों से लिया है, कोई बात नहीं, एक फ़्लैट हमसे करा के देख लीजिए, आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं तो हम आपसे उसके कोई चार्जेज वगैरह नहीं लेंगे। तो उन्होंने कहा जी एक फ़्लैट नहीं, एक फ़्लैट के मैं 2 ही रूम करके दिखाओ आप हमारे को। तो हमने करा तो वो हमारे ऊपर कायली हो गई कि इतनी स्पीड से इतना अच्छा काम कि आप बता तो कुछ भी नहीं पा रहे थे और करा आपने। तो उन्होंने हमारे को पूरा पूरा टावर ही दे दिया। तो हमने काफ़ी समय तक किया।
तो इलेक्ट्रिकल में हम बहुत अच्छा काम कर रहे थे, बहुत अच्छा वो था। तो उसके बाद मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो एक्सीडेंट का होने से क्या, फ्लैश पड़ गई, तो मेरा पूरा राइट का हिस्सा बर्न हो गया, जल गया। तो उस समय थोड़ा थोड़ा प्रॉपर्टी का काम किया करते थे, देखा करते थे कि प्रॉपर्टी में कैसे डील होती है, कैसे लिया जाता है, कैसे दिया जाता है। तो एक सुनील खुराना करके एक डीलर थे गुड़गांव में, जो गुड़गांव सदर बाज़ार में होते थे। तो उनके पास हमारा आना जाना अच्छा लगा रहता था। हमने कहा कुछ एक हमें प्लॉट या कुछ घर दिलवा दो। तो हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में सेक्टर 39 में उन्होंने हमारे को एक घर दिखाया, जो हमें समझाया, जो किस्तों पे था, जिसकी किस्त लगभग 300 रुपये के आसपास थी और उसकी कीमत 1,49,000 रुपये के आसपास थी। तो मेरे पास 1,49,000 रुपये भी नहीं थे कि मैं उसको दूं। तो मैंने सारे अपने पैसे इकट्ठे करे, सब कुछ करा। तो मैंने देखा कि मेरे पास 1,10,000 रुपये ही इकट्ठे हो रहे हैं। तो हम मीटिंग के लिए गए। एक कर्नल थे फौज में, उनके किसी बेटे के नाम फ्लैट था। तो हमने उनसे बात करी। उन्होंने 1,50,000 रुपये मांगे, लास्ट उन्होंने 1,49 कर दिए। तो सुनील खुराना ने समझाया कि इतने पैसों में गुड़गांव में जो चीज़ मिल रही है, बहुत अच्छी चीज़ मिल रही है, इसको ले लो। और जब तक मेरे ख्याल से हम लगभग चारों तरफ का सर्वे कर चुके थे। ये 28 साल पहले की बात है। 28 साल पहले की। तब भी बहुत बड़ा रकम। हाँ, तो हम सारा सर्वे कर चुके थे। इतने पैसे में कोई भी दूसरी चीज़ ना मिलती, ना ही हमारे पास पैसे थे। हमारा जो टारगेट था कि इतने पैसे में हमें क्या मिल सकता है, बस। कोई लोकेशन का टारगेट नहीं था उसमें कि कुछ ना कुछ रहने के लिए छत मिल जाए। तो वो डील दिलाई। तो हमने उनको, अपने पापा को बुलाया गांव से कि हम घर ले रहे हैं। उनको घर दिखाया। वो जैसे ही अंदर गए, उसी से उससे दुगनी स्पीड से वापस बोले कि इससे छोटा कमरा तो हमारे खेत के मुंजारे के पास है। मुंजारा समझते हो आप? जो खेत में आपके काम करते हैं, जो नौकर होते हैं, जो खेती बाड़ी का काम करते हैं, उनको हमारे यहाँ मुंजारा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। तो उनसे भी छोटा तो कमरा। क्या, उससे बड़ा कमरा तो हमारा तूड़ी का कमरा, जो पशुओं के लिए हमने रखा हुआ है। ये तूने फ्लैट ले लिया, क्या ले लिया ये? तो हमने खूब समझाया, पापा नहीं माने। पापा तो उसी समय बैरिंग, वापस घर भी नहीं गए, बस चले गए। मुझे तेरी खुरली नहीं लेनी। खुरली होती है जिसको पशुओं में को घास खिलाते हैं या चारा खिलाते हैं, उसको खुरली बोलते हैं। कि तेरी खुरली मुझे नहीं लेनी, मुझे नहीं रहना है, ना ही देखनी है। पापा चले गए। मैंने फिर फ़ोन किया। मम्मी बोली कोई बात नहीं, तुझे अच्छा लग रहा है ना, कहाँ ले ले। तो हमने उसको 1,10,000 रुपये दे दिए और हमारे पास 40,000 रुपये शॉर्ट पड़े, जिसमें 2,000 रुपये हमारे जीपीए के लगने थे। उसमें जीपीए होती थी। और 49,000 रुपये हमने उसको, 1,49 उसको देने थे, 10 हमने दे दी। तो मोटा मोटा 40-41,000 रुपये शॉर्ट थे, जिसके लिए हमने उससे 6 महीने का समय लिया। और हमारे से वो पैसे भी इकट्ठे नहीं हुए। 6 महीने कभी हम उसको 500 रुपये, कभी 1,000 रुपये, कभी 300 रुपये, जितने पैसे हमारे से इकट्ठे होते थे उतने पैसे उसको पकड़ा देते। जब लास्ट पेमेंट का समय आया तो हमारे पास वो पैसे भी इकट्ठे नहीं हुए। फिर हमने कहीं से ब्याज पर लिए। घर से तो पैसे मांग ही नहीं सकते थे कि पापा ने पहले ही मना कर दिया कि ये खुरली मुझे नहीं लेनी। और मम्मी के पास पैसे होते नहीं थे और उनको हम बताना भी नहीं चाह रहे थे कि क्या है क्या नहीं। तो जैसे कैसे हमने फ्लैट लिया। तो फिर उसका मुहूर्त किया। तो पापा को बुलाया तो पापा आए ही नहीं कि तेरी खुरली में मुझे नहीं जाना। तो वो फ्लैट जब हमने बेचा तो कभी सोच भी नहीं सकते कि क्या इतना प्रॉपर्टी में फ़र्क होता है। उस फ्लैट को जब हम बेचने का समय आया, 4-5 साल हम उसमें रहे, तो उसकी कीमत होगी 11 लाख रुपए। तो फिर मैंने पापा को बताया कि वो 11 लाख रुपए का फ्लैट बिक रहा है और हमें एक 60 गज का आगे घर लेना है, तो क्या करें। तो पापा ने बिना सोचे समझे, कौन पागल है जो इतने पैसे दे देगा तेरे को, हैं? आदमी तो खड़ा नहीं हो सकता उसके अंदर, 11 लाख रुपए दे रहा है। पता है 11 लाख रुपए इकट्ठे देखे हैं कभी कैसे होते हैं? तो हमने पापा को बुलाया कि जो बंदा दे रहा है हम आपको मिलवाते हैं। वहाँ से पापा आए तो हमने मीटिंग कराई। तो वो बोला जी 10,20,000 रुपये। तो पापा मुझे बाहर जा कहते हैं इसको भागने मत दियो, पैसे पकड़ लिए इसे फटाफट, ये पागल है इतने पैसे दे रहा है। जबकि हमारा सर्वे था इतना था। तो हमने उसको उस दिन तो उससे पैसे नहीं लिए, उसको बोले कि हम 11 से कम नहीं देंगे। पर पापा को हमने बोल दिया कि हाँ ये कल सोच के कल देगा ये। तो पापा कह रहे नहीं, जब पैसे देगा उसके बाद जाऊँगा मैं, कल इसे पैसे लेके जाऊँगा। तो हमने बड़ा समझाया बुझाया कि नहीं, पापा के प्रेशर में पैसे ले लेते। तो जब हमें पता लगा कि जो हमने 1,49,000 रुपये इन्वेस्ट किए और वो 11 लाख रुपये, प्रॉपर्टी में इतना फायदा है, इतना ज़बरदस्त। जो मैं अपना काम इकट्ठा करके पैसे कमा रहा था वो पैसे उससे बहुत नीचे थे।
वो पैसे हमसे 3 लाख रुपए भी इकट्ठे नहीं हुए 5 साल में, और फ्लैट ने हमारे को इतना बड़ा रिच कर दिया। तो हमें समझ में आया कि रियल एस्टेट से अच्छा इस दुनिया में कोई भी काम नहीं है। बिल्कुल। जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हो आपके मल्टीपल हो जाते हैं, जो पैसे आप खुद कमाते हो आपके साथ एक घोड़ा आपकी 4 गुना ज़्यादा स्पीड से साथ चलता है, जो आपके लिए पैसे कमाता है। बिल्कुल सही बात है। आपने 28 साल पहले की बात की है। 1,49,000 रुपये बहुत मायने रखता। उस समय तो इतना कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतना हम कमा लेंगे या कुछ इस तरीके की चीज़ें रहेगी। अब मैं अगर आपसे एक नॉर्मल आदमी की बात करूं, कॉमन मैन की बात करूं, जो गुड़गांव या उसके आसपास जॉब कर रहा है, उसे अपना घर वहां लेना है और उसके पास सिर्फ 22 से 25 लाख रुपए है प्रॉपर्टी लेने के लिए, तो क्या आज के डेट में गुड़गांव में इतने कम में प्रॉपर्टी मिलेगी? हालांकि जब आप बात करो 28 साल पहले तब इतना महंगा था, तो आज क्या मिल सकता है या नहीं? आपका सवाल बिल्कुल वाजिब है। जिसके पास पैसे कम होते हैं सपना उसका भी ऊंचा होता है, और वो होना भी चाहिए। जिसका सपना ऊंचा होता है वही ऊंची उड़ान ले सकता है, जिसका सपना ऊंचा नहीं होता वो ऊंची उड़ान भी नहीं ले सकता। लेकिन मैं फिर भी एक बात फिर भी कहूँगा कि भले ही बजट कम हो, आदमी को लेना गोल्ड ही चाहिए, चाहे वो 1 ग्राम ही क्यों ना हो, चाहे 1 ग्राम से कम ही क्यों ना। आपको 10 किलो लोहा भरने से या 10 किलो तांबा भरने से तो 1 ग्राम सोना लेना ही अच्छा है। अब हम आते हैं आपकी इस बात के ऊपर कि आपके पास 22 लाख रुपए का, आपने 22 लाख रुपए बजट बताया। जी। अगर किसी के पास 20-22 लाख रुपए हैं तो उसके लिए छोटी ऑप्शन जिसको हम EWS भी कह देते हैं, और आजकल एक BPL भी आती है। तो मैं BPL में तो किसी को नहीं कहूँगा, BPL तो आपको 8-10 लाख रुपए में भी मिल जाती है, तो उसको मैं किसी को जाने के लिए नहीं कहूँगा। क्योंकि जो BPL का फ्लैट है वो उस फ्लैट पे क्लियर लिखा होता है कि इसको ना बेच सकते, ना रहन कर सकते, ना किराए पे दे सकते, ना गिरवी रख सकते, कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन लोग उसको बेच रहे हैं, वो अलग मैटर है, हम उस पर नहीं जाते। तो अभी हम 22 लाख वाले उस पर आते हैं। तो 22 लाख रुपए में आपको सेक्टर 39 में, सेक्टर 40 में, सेक्टर 31 में हाउसिंग बोर्ड के कुछ फ्लैट हैं, और वो फ्लैट आपको 22-25 लाख की रेंज में मिल जाते हैं। तो वो आपको रहने के लिए छत दे सकते हैं, आपकी ज़िंदगी की पहली सीढ़ी दे सकते हैं, आपके शौक़ पूरे नहीं कर सकते। लेकिन प्रॉपर्टी लेना शौक़ नहीं है, ये एक एसेट्स है। जिस आदमी ने जो भी प्रॉपर्टी ली है हमेशा अपनी बजट से ज़्यादा ऊपर की जाके ली है। जब जिस आदमी का 20 लाख का बजट होता है उसको 25 लाख की प्रॉपर्टी पसंद आती है, जिसका 50 लाख का बजट है उसको 70 लाख की पसंद आती है, जिसका अगर हम ऊपर की बात भी करें तो 3 करोड़ का बजट है उसको 3.5 करोड़ की पसंद आती है। तो जो हम 22 लाख वाले सेगमेंट की बात कर रहे हैं, इसमें सर ढकने की बात की तरफ सोचें कि मुझे सर ढकना है, और एक वैलिड प्रॉपर्टी लेनी है। वैलिड प्रॉपर्टी का मतलब जिसके ऊपर रजिस्ट्री भी है, जिसके ऊपर लोन भी है, जिसमें किसी प्रकार की सरकार का इलेक्ट्रिकल कनेक्शन के भी कोई चार्जेज, एक्स्ट्रा चार्जेज नहीं है। अगर आप साउथ सिटी या किसी और कंपनी में कनेक्शन लेते हैं तो 3-3 लाख रुपए चार्जेज लगते हैं। यहाँ पे सरकार की तरफ से जो नॉमिनल फीस है वो वही की वही है। तो इनमें आपको हाउसिंग बोर्ड में जाना चाहिए। इससे जाने के से आपके 2 बहुत बड़े फ़ायदे हैं। जब आप किसी बैंक से किसी भी प्रकार का लोन लेते हो, हाउस लोन को छोड़ देते हैं कि आपने प्रॉपर्टी ली, मान लो आप कार लोन लेते हो, या आप अपना प्रोजेक्ट का लोन लेते हो, या आप अपना पर्सनल लोन लेते हो, तो बैंक की एक नेगेटिव प्रोफाइल और पॉजिटिव प्रोफाइल होती है। तो बैंक आपको लोन देने से पहले आपका रेजिडेंस का जो एड्रेस है उसको देखता है कि आप नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में हो। तो जो अनऑथराइज एरिया हैं, जितने भी अनऑथराइज एरिया आते हैं, जो अनऑथराइज कॉलोनी है, वो सब नेगेटिव एरिया में आती हैं, भले ही आपका घर 500 गज का ही क्यों ना हो। और जो मैं हाउसिंग बोर्ड की बात कर रहा हूँ ये पॉजिटिव एरिया में आता है। तो इसमें आपको बैंक लोन देने के लिए एलिजिबिलिटी अगला क्वेश्चन है कि आपकी कितनी एलिजिबिलिटी बनती है, कितना लोन बनता है, आपको मिलेगा या नहीं मिलेगा, या कितना मिलेगा वो अलग क्वेश्चन है। लेकिन उससे पहले क्वेश्चन है कि आप नेगेटिव प्रोफाइल में आते हो या पॉजिटिव प्रोफाइल में आते हो। तो जब आपने 22 लाख का फ्लैट लिया तो आप पॉजिटिव प्रोफाइल में आ गए, नंबर 1। नंबर 2, आप एक प्रॉफिट की वैगन में बैठ गए। जितना भी आपका बजट है, मान लो अगर आपका 22 लाख का बजट है तो मैं मानता हूँ कि आपकी सैलरी भी 50,000 से नीचे नीचे होगी। अगर आपकी 50,000 की सैलरी नीचे नीचे है तो आपको लोन की ज़रूरत भी उसी हिसाब से कम रहेगी। तो जितने पैसे आप सैलरी में कमा रहे हो, आगे आपके फैमिली का प्लान बड़ा होना है, बच्चे होने हैं, आपको खर्चे बढ़ने हैं, तो जितने पैसे आप तनख्वाह में कमा रहे हो उतने ही पैसे आपको फ्लैट भी साथ कमा के देगा। कुछ समय बाद, 2 साल बाद, 4 साल बाद पता लगेगा ये 50 लाख का हो गया,
जो आपने इनकम थी आपकी, वो इनकम में आपके 20 लाख रुपए हो गए। तो आपने 50 लाख रुपए फ्लैट का एसेट बन गया, 20 लाख रुपए आपका अपना एसेट बन गया, 20-30 लाख रुपए आपका लोन हो गया, तो आप 1 करोड़ रुपए प्रॉपर्टी लेने के लिए एलिजिबल हो गए। तो अगर किसी के पास इतने पैसे हैं तो उसको फ्लैट जरूर लेना चाहिए। वो कहते हैं हारा वो नहीं है जो जाके खेल में गया और वो हार गया, हारा वो जो खेला ही नहीं है। जिसने प्रॉपर्टी ली नहीं वो हार गया, जिसने ली भले ही छोटी ली वो हारा नहीं है। वो आज नहीं तो कल, जो जैसे हम कंपोजिट ब्याज की बात करते हैं, तो आपका कंपोजिट ब्याज ऐसा 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 जुड़ता जा रहा है। एक दिन वो ऐसा एसेट बनेगा, जैसे मैं बता रहा हूँ कि मेरे पापा को खरीदने से ज़्यादा बेचने की जल्दी थी, तो आपको भी इस बात को सुन के बड़ी खुशी होगी, अच्छा मेरा फ्लैट इतना ज़्यादा बढ़ गया। तो आप इतने पैसे से शुरुआत कर सकते हैं। 22-25 लाख रुपए में सेक्टर 39 है, सेक्टर 31 है, सेक्टर 40 है, इनमें हाउसिंग बोर्ड के फ्लैट हैं। और इनमें किराए की भी जो है मोटा मोटा 20,000 रुपये किराए की, अगर आप ना भी रहें उनमें तो 20,000 रुपये किराया भी आ सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत अच्छी आपने बात कही। ये सिर्फ एक एक्सपीरियंस्ड आदमी ही बता सकता है जो पूरा एकदम घाट घाट का पानी पिया हो उस एरिया में। अब मैं बात करती हूँ मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास वालों की, जो कि प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट अच्छा खासा कर सकते हैं, या फिर एक हायर फैमिली वालों की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन वो भी प्लॉट लेते वक्त गलती करते हैं। गलती ये होती है कि वो किसी ऐसे डीलर से जुड़ जाते हैं जो कि उन्हें बेवकूफ़ बना रहा हो या उन्हें सही इन्फॉर्मेशंस ना दे रहा हो। तो इसमें मेरा आपसे 2 सवाल है कि प्रॉपर्टी लेते वक्त कोई भी बायर गलती क्या कर रहा है, और किस तरीके के प्रॉपर्टी वाले होते हैं जो उन्हें गलत तरीके का जो बात है, इन्फॉर्मेशन है, वो पहुंचाते हैं, और ये सब से कैसे बचना चाहिए। आपने एक नहीं 3 सवाल कर दिए, एक सवाल में 3 सवाल कर दिए। हाँ। पहले प्रॉपर्टी गलत कर दिया, फिर डीलर को गलत कर हाँ, दिया, फिर बायर को गलत कर फिर दिया। बायर को गलत कर दिया। तो इन तीनों सवाल को हम एक एक करके लेते हैं। हाँ, बिल्कुल। तीनों का एक साथ आंसर देना बड़ा। आप एक एक करके लीजिए। सबसे पहले आपका सवाल हम लेते हैं कि प्रॉपर्टी जब आप लें तो क्या क्या बातें ध्यान रखें। देखो, प्रॉपर्टी में जो सबसे मेन चीज़ है वो है लोकेशन। अगर हम दूसरी कहें वो भी लोकेशन है, आपको सुनने में बिल्कुल अच्छी नहीं लगेगी। एक हमारे बहुत बड़े सीनियर थे जिन्होंने पूरा अंचल काटा। अंचल का मतलब सुशांत लोग फेस 1, 2, 3, 4 सारे उनके काटे हुए हैं। अगर हम कनॉट प्लेस की बात करें तो अंबादी, बहुत सारी अंचल की बिल्डिंग में उनका बहुत बुरा साथ। तो एक दिन हमारी उनसे चर्चा हो रही थी, तो हमने उनसे पूछा कि प्रॉपर्टी लेते वक्त सबसे बड़ी चीज़, तो उन्होंने यूँ बताया कि नंबर 1 लोकेशन, नंबर 2 लोकेशन, नंबर 3 लोकेशन, कि तीनों चीज़ पे सबसे पहली जो चीज़ आती है, अगर आपकी लोकेशन सही है तो आपका फैसला सही है। अब लोकेशन कैसे चूज करें, लोकेशन का क्या क्या क्राइटेरिया है। लोकेशन का क्राइटेरिया बहुत बड़ा है। पहले सबसे पहले आप अपनी नीड को एनालिसिस करें कि आपकी ज़रूरत क्या है, आप खुद क्या करते हैं, आपके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी वाइफ जॉब करती है या आपके हस्बैंड जॉब करते हैं, दोनों में से उसकी जॉब कहाँ है। आपके माता पिता हैं तो वो क्या करते हैं, वो किस रिलीजन से आते हैं, किस रिलीजन को मानते हैं। दूसरा, वो रिटायरमेंट में हैं तो किस जॉब से रिटायरमेंट हैं, या बिजनेस से हैं तो किस बिजनेस से हैं। इन सब चीज़ों का एनालिसिस करना पड़ता है। वो एक आवाज़ में उसका फैसला नहीं दिया जा सकता कि ये प्रॉपर्टी ले लो। मान लो आपके बच्चे स्कॉटिश स्कूल में पढ़ते हैं, सुबह सुबह का जो समय होता है बड़ा क्रिटिकल समय होता है। उस समय नींद सबको प्यारी है। आज गुड़गांव जो शहर है बॉम्बे की तरह रात का शहर बना हुआ है, तो हर आदमी को रात को देर हो ही जाती है। किसी को ट्रैफिक में हो जाती है, किसी को क्लब में हो जाती है, किसी को रास्ते में कहीं काम है, ड्यूटी आवर्स भी ऐसे हैं, प्रेशर भी ऐसा है। तो लगभग अब पहले सोने वाला ज़माना जा चुका कि लोग 7 बजे सो जाते हैं। सोने का टाइम सबका 10 बजे, 11 बजे, 9 बजे तो मिनिमम है ही है। तो और ऑफिस का टाइम सबका सेम, वही स्कूल का टाइम, वही जॉब का टाइम। तो वो बड़ा क्रिटिकल समय है। उस समय बच्चों को भी तैयार करना है, खुद को भी तैयार करना है, और हस्बैंड को भी खाना देना है। तो वो टाइम बड़ा शॉर्ट टाइम होता है। तो प्रॉपर्टी डिसाइड करने में उस टाइम का बहुत बड़ा खेल है कि सबसे पहले स्कूल, जैसे मैंने बात की, अगर आपका स्कॉटिश स्कूल में है तो आपको सेक्टर 57 शूट करता है। अगर आपका डीपीएस है तो 45 शूट करता है। अगर आपका यूरो स्कूल है तो भी 45 और उसके आसपास साउथ सिटी शूट करता है। नारायणा है तो साउथ सिटी शूट करता है। एक तो क्राइटेरिया ये हो जाता है। दूसरा क्राइटेरिया होता है बजट, कि आपके पास पैसे कितने हैं।
तीसरा हो जाता है आपकी फैमिली के, कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके पेरेंट्स जो हैं वो किस रिलीजन से आते हैं। अगर वो सरदार हैं तो गुरुद्वारा आसपास देखते हैं, अगर वो सनातन से हैं तो मंदिर आसपास देखते हैं, अगर किसी और धर्म से है तो अपने धर्म के हिसाब से अपनी जगह देखते हैं। फिर आ जाता है आपकी खुद की जॉब कहाँ है। मान लो आपकी जॉब नोएडा है और आप फ्लैट यहाँ ले रहे हैं, तो आपके लिए सुबह का 1.5 घंटा और शाम का 1.5 घंटा, कई दफ़ा 1.5 घंटा बदल के 2.5 घंटे में भी हो जाता है। तो आपने अपनी ज़िंदगी के 5 घंटे रोज़ के, यानी कि 150 घंटे महीने के, तो आपने ट्रैफिक में निकाल दिए। तो आपके लिए क्या लेना है, तो जहाँ आपकी जॉब है आपको उसके आसपास देखना चाहिए। फिर देखना चाहिए कि कोशिश करो कि हुडा सेक्टर में या किसी अच्छे बिल्डर के उसमें लेना चाहिए। जैसे मैंने पहले कहा कि प्रॉपर्टी जो भी लो, गोल्ड लो। गोल्ड का मतलब ये है कि नीट एंड क्लीन, चाहे वो पेपरों से हो, चाहे सरकार की नीतियों से हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल उससे हो, चाहे प्लम्बिंग से हो, चाहे पार्क से हो, चाहे रोड से हो, सब चीज़ों से जो है, अगर गवर्नमेंट के सेक्टर जो हैं सब चीज़ों से क्लीन मिलते हैं। तो आपको हमेशा गवर्नमेंट के हुडा सेक्टर में जाना चाहिए, या सुशांत लोक अंचल में जाना चाहिए, या डीएल पे जाना चाहिए, या साउथ सिटी, या और भी बहुत सारे प्रोजेक्ट हैं। मेलबू टाउन है, उपल साउथ एंड है, मेफील्ड गार्डन है, रोजवुड सिटी है। ये सब प्रोजेक्ट जो हैं ऑलरेडी फुल एक्यूपाइड हैं। इनमें किसी भी प्रोजेक्ट में आप अपनी बजट और अपनी नीड के हिसाब से जा सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है कि जो प्रॉपर्टी आपने डिसाइड कर ली, मान लो किसी ब्रोकर के पास आप गए, उस ब्रोकर ने आपको घुमाया, तो पहले आपको ब्रोकर का भी चेक करना ज़रूरी है। खाली रेट देख के या उसकी हुक लाइन या उसकी हेडलाइन देख के इतने पैसे में प्लॉट, ये कभी डिसाइड नहीं करना। क्या जिस ब्रोकर के आप पास जा रहे हैं वो आपको एनालिसिस कर रहा है, आपकी नीड को समझ रहा है, या बस एक ही बात पे, सर ये ले लो बहुत सस्ता है, ये ले लो बहुत सस्ता है, वो खाली सस्ते सस्ते पे जोर दे रहा है। तो कभी प्रॉपर्टी सस्ते के चक्कर में नहीं लेनी, अपनी नीड के हिसाब से लेनी। जो आदमी खाली प्रॉपर्टी सस्ते के हिसाब से ले लेता है, अगर वो सस्ती ही होती तो डीलर खुद ले लेता ना, आपको क्यों देता। अगर वो इतनी ही सस्ती होती तो खुद ले लेता। या जो डीलर होते हैं उनके पास इन्वेस्टरों की कमी थोड़ी ना होती है, बहुत सारे इन्वेस्टर होते हैं। तो सस्ती को टैग लाइन ना माने कि ये सस्ती मिल रही है। सस्ती का चेक करने के बहुत सारे पैरामीटर हैं, उसको चेक करें कि अगर सस्ती दे रहा है तो क्यों दे रहा है। हो सकता है उसके पीछे कोई वजह हो, आप सस्ती के ट्रैप में फंस के उसके पेपरों में लीगलिटी में कोई दिक्कत हो, प्रॉपर्टी में किसी प्रकार की दिक्कत हो, किसी और कोई घरेलू झगड़ा हो, कुछ और। तो सस्ती के चक्कर में कभी भी ना जाएं। ये बड़ी कड़वी बात आपको लगेगी कि हर आदमी सोचता है कि मैं किसी की बात सुन रहा हूँ तो मैं सोच रहा हूँ कि मेरा फ़ायदा हो, मेरे को 2 पैसे सस्ती मिले। लेकिन हर चीज़ सस्ती अच्छी नहीं होती और हर महंगी चीज़ ख़राब नहीं होती, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि आपको उसको एनालिसिस करना आना चाहिए, और नहीं करना आता है तो कहते हैं जिसके ब्रोकर में दम होता है ना, उस पार्टी को कभी धोखा नहीं मिलता। अगर आपके वकील में दम है तो आपको कोर्ट केस में दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। यूँ ही थोड़ी लोग जेठ मिलाने के पीछे घूमते हैं, अच्छे अच्छे महंगे से महंगे वकील करते हैं। अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, एक शार्दुल करके कंपनी है, वो एक हेयरिंग की 5-5 लाख रुपए लेती है। अमरचंद मंगलदास, शार्दुल अमरचंद मंगलदास, तो किसी फंक्शन में हमारा उनसे मुलाकात हुई। तो मैं तो नहीं, लेकिन कोई आदमी सवाल कर रहा था, जी मेरे पास तो इतनी फ़ीस नहीं है तो मैं आपको दे सकूं। तो उनका बड़ा क्लियर जवाब था कि हम फीस इतनी इसलिए ही लेते हैं कि जिसके पास पैसे ना हो देने के लिए। हमारे पास केस ही वही हो जिसके पास इतनी कैपेबिलिटी हो। अगर किसी का हम 100 करोड़ रुपए बचाएं तो ही तो हम किसी से 10 लाख रुपए ले सकते हैं। तो जिसके पास है ही नहीं तो वो हमारे को कहाँ से देगा, तो हमें कस्टमर ही नहीं चाहिए। तो इसी तरह से जब आप अपने किसी भी ब्रोकर को चुनें तो ब्रोकर का भी एनालिसिस ज़रूर करें, उसका बैक रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें, ट्रैक रिकॉर्ड ज़रूर चेक करें। क्या उसने पहले किसी के साथ कुछ ऐसा तो नहीं किया, उसका ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। जो आप अपनी ज़िंदगी की सारी ज़िंदगी की कमाई हुई रकम, जिसमें आपका गोल्ड भी आ जाता है, आपके पीछे कुछ बेचे हुए पैसे भी आ जाते हैं, आपके सारे बैंक की एफडीज भी आ जाती हैं, यानी कि जितने भी आप, जब भी आदमी प्रॉपर्टी लेता है प्रॉपर्टी उसको कर्जे में कर देती है। और जो पिछले एसेट्स आपने जितने भी कमाए होते हैं वो सारे प्रॉपर्टी में लग जाते हैं। तो कोई ऐसा ब्रोकर तो नहीं कि वो अपने 1% के चक्कर में आपके 99% खतरे में लगा दे। तो आपको ब्रोकर का एनालिसिस भी करना बहुत ज़रूरी है। फिर ब्रोकर के साथ साथ हम प्रॉपर्टी की बात कर रहे थे कि प्रॉपर्टी को 3 टाइम जाके ज़रूर देखें। 3 टाइम का मतलब क्या है,
हफ्ते में उसको 3 टाइम में बांट लें, एक दिन संडे बांट लें, एक दिन बीच में बांट लें, फिर एक दिन 2 दिन के समय बांट लें, और तीनों समय पे तीनों दिन में अलग अलग समय देखें। एक दिन सुबह के समय देखें, एक दिन दोपहर के समय देखें, एक दिन शाम के समय देखें, और जो उसके आसपास की मार्केट है उसको भी ज़रूर एनालिसिस करें। पता लगे आपकी डेली की नीड ही पूरी नहीं कर रही, आपको सुबह का बड़ा मुश्किल का टाइम है, उसी समय आपको अपना दूध चाहिए, ब्रेड चाहिए, वो ये सामान चाहिए, वो मिल ही नहीं रहा, आपको जो बहुत दूर भागना पड़ रहा है, या कोई इमरजेंसी आपको पड़ गई, आपके माता पिता बुजुर्ग हैं, इमरजेंसी है, कोई डॉक्टर है, आपको केमिस्ट का सामान चाहिए, या बच्चों की नीड की जो सामान है। तो जो डेली नीड की जो भी चीज़ें हैं वो उसके आसपास ज़रूर होनी चाहिए।